हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ब्लड की बेसिक्स कुछ लेके आई हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी आप लोगों से। तो चलिए फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि द बेसिक्स ऑफ ब्लड। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे ब्लड का पार्ट है और कुछ यहाँ पे मैं जो है कुछ हार्ट का पार्ट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का। इससे पहले मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्लड के बारे में एंड हार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़कर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कुछ बेसिक ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है? हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है? हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है ये, ठीक है। और क्या लेकर आता है? ये CO2 को लेकर आता है एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आता है। तो ये चीज़ें तो आपके ब्लड के बारे में है ये, कि ब्लड जो है किसको करता है? ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है ये, ठीक है। एंड ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये ब्लड के बारे में है। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का क्या फंक्शन है? एक तो इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट का, डिफेंस का, रेगुलेशन एंड क्लॉटिंग। एंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारे अंदर ब्लड में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, WBC हमारा वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि ब्लड का जो फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड क्या? न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ये चीज़ जो भी मैंने आपको बताई है, तो इस चीज़ का क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ ब्लड का क्या फंक्शन होता है? दूसरी डिफेंस का। डिफेंस यानी हमारी हो गई वाइट ब्लड सेल्स। WBC हमारा डिफेंस का काम करती है, इसको हम सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारे ब्लड में जो प्रोटेक्ट करती हैं। जब भी कोई हमें इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट लड़ती है, ये डिजीज़ के अगेंस्ट जो है ये काम करती है। तो वो क्या हो जाता है? हमारा WBC, जो कि ये किसका फंक्शन है? ब्लड का ही फंक्शन है। फिर आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन में बताता है कि ब्लड हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी ब्लड जो है ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को, pH लेवल को, फ्लूइड बैलेंस टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। यानी इन सब चीज़ों का क्या करता है? ये रेगुलेट करता है ब्लड हमारी बॉडी में, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। होम्योस्टैसिस, अगर आपको देखो कि होम्योस्टैसिस, तो होम्योस्टैसिस का मतलब हो जाता है कि एक बैलेंस होता है, एक स्टेट ऑफ बैलेंस होता है हमारी जो बॉडी होती है। मतलब हमें सरवाइव करने के लिए जो हमारे अंदर सही से फंक्शन जो हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को जो जैसे हम लोग जैसे सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, और जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ रही है हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, तो उसी चीज़ों को क्या होता है? होम्योस्टैसिस कहते हैं। जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक बैलेंस बना के रखती है, तो इसी प्रोसेस को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये ब्लड रेगुलेशन का काम करेगा यहाँ पे। तो ब्लड क्या है? हेल्प करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, pH लेवल को और फ्लूइड को, इन सब चीज़ों को क्या करता है? रेगुलेट करता है और एक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आपसे। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग क्या होती है? क्लॉटिंग आपको पता ही होगी कि क्लॉटिंग क्या होती है। प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? क्लॉटिंग प्रोसेस को करती है, यानी टू स्टॉप ब्लीडिंग, है ना, प्रिवेंट करती है उस चीज़ों को, मतलब हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करती है और स्टॉप करती है ब्लीडिंग को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे हमारे किसके फंक्शन हो जाते हैं? ब्लड के फंक्शन होते हैं ये। अब हम यहाँ पे इसके आगे पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और कि यहाँ पे RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि WBC तो हमारा डिफेंस का काम कर गया। अब ट्रांसपोर्ट है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं थ्रू आउट द बॉडी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे। RBC क्या करता है? ये भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। RBC रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो वो इसी में ही आ जाता है। रेगुलेशन, तो यहाँ तो होम्योस्टैसिस का काम हो जाता है, रेगुलेट करती है, ठीक है, बैलेंस बना कर रखती है। क्लॉटिंग, यहाँ पे प्लेटलेट्स का काम आ जाएगी, ठीक है, कि प्लेटलेट्स क्या करती है? एक क्लॉटिंग को, यानी हीलिंग प्रोसेस को वो वहाँ पे प्रमोट करेगी और ब्लीडिंग को स्टॉप करेगी।
तो यहाँ पे ये हो जाता है यहाँ पे क्लॉटिंग का काम। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स देखिए क्या होता है। ब्लड वेसल्स हमारे एक नेटवर्क होती है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक कई सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, एक नेटवर्क प्रोसेस बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स ये ट्रांसपोर्ट करती है किसको, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। और ये 3 मेन टाइप्स के होते हैं ब्लड वेसल्स। कौन से, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज कौन सी होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। वेन्स होती है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। और कैपिलरीज जो होती हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक नेटवर्क होती है ये कैपिलरीज। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी हार्ट से ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाता है। और जो वेन्स होती है ये वापस हार्ट में आता है प्यूरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज एक स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है। कैपिलरीज एक स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, अलाउइंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी ये न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को और वेस्ट चीज़ों को जो है ये क्या करती है, एक्सचेंज करती है। एंड बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यूज़, यानी बॉडी टिश्यू एंड ब्लड स्ट्रीम के बीच जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गए, ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जाते हैं उन चीज़ों को क्या करती है, एक्सचेंज करती है। तो ये काम किस चीज़ का होता है, कैपिलरीज का होता है। और कैपिलरीज हमारी कैसी होती है कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज कैसी होती हैं कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये चीज़ अब ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ तक को तो ये है प्रोसेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पल्स रेट। तो पल्स रेट देखो, पल्स रेट क्या होता है, देखो नॉर्मल जो पर्सन की पल्स रेट होती है, पल्स रेट जो होती है एक नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेट बताई गई है एडल्ट में। ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है हमारी 60 से 100 बीट्स पर मिनट, यानी टिपिकली फॉल करती है ये 60 से 100 बीट के बीच एक मिनट में। यहाँ पे 60 से 100 बीट पर मिनट करती है ये फॉल, यानी नॉर्मल जो रेस्टिंग पल्स रेट होती है एडल्ट्स की वो फॉल करती है बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट। और जो आइडियल रेंज जो होती है वो हाँ इंडिविजुअल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये तो एक रेंज बता दी है। ठीक है, पल्स रेट होती क्या है, अब ये आपको पता, पल्स रेट क्या होती है। पल्स रेट जो होती है कि नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आपकी जो हार्ट बीट है एक मिनट में जो आपकी हार्ट बीट करती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स को रेफर करती है वो। ठीक है, तो एक मिनट में कितनी बार बीट हो रही है, वैसे तो 72 टाइम्स बीट होती है। ठीक है, एक मिनट में। तो यहाँ पे ये बताई गई पल्स रेट रेफर करती है नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट पर मिनट। इट कैन बी फेल्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि अब हम फील कर सकते हैं रिस्ट में, नेक में और ग्रोइन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख कर सकते हैं। वैसे तो रिस्ट में पता लग जाती है, डॉक्टर वगैरह जो देखते हैं वो रिस्ट में देखते हैं। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं अपनी पल्स रेट को। ठीक है, आइडियल पल्स रेट रेंज जो होती है वो टिपिकली फॉल जो करती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट करती है। बट क्या होता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फिर हमारा आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स रेट। क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो पल्स रेट जो है वो हमारी पल्स रेट कैसे इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स जैसे कि एज, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, मेडिकेशंस और एंड अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, इन सब चीज़ों पर वो जो है डिपेंड करती है, मतलब अलग अलग उस पर। और ये एक इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन दैट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी एक इम्पॉर्टेंट साइन भी है कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब ये है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है कार्डियो से रिलेटेड तो वो उसके अकॉर्डिंग फैक्टर जो है ये चीज़ें पल्स रेट अफेक्ट डालती हैं। ठीक है, और एज के अकॉर्डिंग भी, मतलब एज है जो पर्सन की उसके अकॉर्डिंग डालती है, पल्स रेट अफेक्ट करती है। एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो तब वहाँ पे अलग अफेक्ट करेगी, स्ट्रेस पे, मेडिकेशंस पे, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ कंडीशन आपकी देखकर अफेक्ट करती है ये है, और पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। तो ये सारी चीज़ें तो इसके अकॉर्डिंग चलती हैं, इसी चीज़ को हम पल्स रेट कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके आगे बढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो ब्लड ग्रुप पता ही होगा, ए बी ओ। तो जिसमें से पता है आपको कि ब्लड ग्रुप क्या होता है कि ए बी ओ होता है, जिसमें जैसे कि जिसमें ए बी और ओ क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी जो हो जाता है वो क्या होता है, एक रेसिपिएंट होता है। ये क्या होता है, हमारा रेसिपिएंट होता है ए बी।
और ओ जो होता है ये डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो अब इसमें हम इसके आगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप्स एंड डोनेशन। तो देखिए अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स एंड डोनेशंस। तो जैसे कि आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे चार्ट दिख रहा है कि ये ए है, ये बी है, ए बी ओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए बी और ओ में, तो ए बी हमारा क्या होता है, रेसिपिएंट होता है ए बी, जिसमें हम क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि ए और बी जो है एंटीबॉडी, यानी हमारे ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ना ही ए होगी ना ही बी होगी, एंटीबॉडी नहीं होगी, बट एंटीजन आपको दोनों मिलेंगे ए बी वाले केस में। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीबॉडीज़ तो नहीं होंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, बट क्या होता है कि एंटीजन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो एंटीजन आपको मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रेसिपिएंट है, ठीक है, इस मतलब ये रिसीव कर सकता है किसी का भी ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। ओ में क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है ये। डोनर का मतलब दाता, ये दे सकता है किसी को। क्यों दे सकता है, क्योंकि देखो इसके अंदर, इसमें तो एंटीबॉडीज़ आपको मिली नहीं थी ए बी वाले में, बट इसमें आपको एंटीबॉडी मिलेंगी दोनों की। तो ए और बी की एंटीबॉडी आपको मिलेंगी ब्लड प्लाज्मा में, जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा, तो दोनों ही एंटीबॉडी मिलेंगी। दूसरी चीज़, इसमें एंटीजन नहीं होगा, तो खतरा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ए और बी तो एंटीजन तो नहीं होगा, बट क्या होता है कि जैसे ए बी और ओ जिसका भी होता है, तो उसकी पहले हेल्थ कंडीशन देखकर जो है ब्लड को रिसीव किया जाता है और दिया जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं उसकी हेल्थ कंडीशन को देखकर जो है ये कंडीशन देखकर ही जो है इसको सजेस्ट किया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि आपको देना चाहिए या देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें तो इस केस में होती हैं ए बी और ओ वाले में। अब ए में क्या होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ए का मतलब है कि ब्लड ग्रुप जिसका ए है, यानी उसमें ए तो एंटीजन है, ठीक है, ए एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स, यानी आरबीसी, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आरबीसी पर क्या है, एक रेड ब्लड सेल्स का एंटीजन है, और एंटीबॉडी जो है वो आपके ब्लड प्लाज्मा में है। ये क्या है, बी एंटीबॉडी, जो कि ब्लड प्लाज्मा में है। बी में क्या है, बी में एंटीजन है और ए जो है वो एंटीबॉडी है, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी में बी क्या है, एंटीजन, और ए है एंटीबॉडी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें तो बस इतना ही होता है, इतना ही इसमें देखा जाता है मेन चीज़ इसमें। एंड जो एक चीज़ और थी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसकी जो खोज करी थी ना, वो विलियम हार्वे ने करी थी, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने करी थी इसकी खोज, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब जैसे कि आरबीसी है, तो आरबीसी क्या होती है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। तो आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। दूसरी चीज़, आरबीसी हमारी बाय कॉनकेव शेप की होती है ये, ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है वो इसका जो साइज़ होता है वो साइज़ कह रही हूँ, वो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज़ का होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि इसका जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डेज़ होता है यहाँ पे किसका, आरबीसी का। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसमें 100 to 120 तो इसका वो हो गया, ठीक है। अब इसमें जो इसका जो आरबीसी कंटेन क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। दूसरी चीज़, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी पार्ट्स में, क्रूशियल रोल करती है मेटाबॉलिक फंक्शन में। तो ये तो आरबीसी का हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के इसके कई सारे पॉइंट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी में। इसमें अभी इसमें मैंने वो शो नहीं किया है, ठीक है। वो चार्ट मैं आपको यहाँ पे भेज दूँगी।
तो WBC एक तो उसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती है ये, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम में वाइटल रोल जो है प्ले करती है, इन्फेक्शन से कॉम्बेट करती है, ठीक है। एंड फॉरेन इन्वेडर्स यानी जो भी बाहर के जो पार्टिकल होते हैं हमारे बॉडी में अगर एंटर कर जाते हैं तो क्या होती है, उनसे ये अगेंस्ट फाइट करती है। तो ये होता है हमारे WBC का काम। इसके 5 पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल, इज़नोफिल, मोनोफिल्स, इसका भी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। एक तो इस्नोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, इसके कई सारे पार्ट होते हैं WBC के। एक तो होता है स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, एक मिनट रुकना, स्नोफिल, इजिनोफिल और न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल और ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, बेसोफिल भी होता है, 5 होती हैं इसके, स्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, है ना। और एक होता है एक ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स, ये भी होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट देखो, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इजिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे WBC के पार्ट्स में, ठीक है। इसका जो चार्ट है ना, मैं आपको यहाँ पे कर दूँगी, एक अलग इसका वीडियो बना दूँगी। और जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, एसेंशियल है फॉर द क्लॉटिंग प्रोसेस में, जो कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एंड प्लेटलेट्स जो होता है ना, ये हमारा क्लॉटिंग प्रोसेस में तो काम करता ही है। दूसरी चीज़, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, इससे दिखा नहीं जा रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स, ध्यान में रखना आप। प्लेटलेट्स को हम एक थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक इर्रेगुलर शेप की होती है, WBC भी एक इर्रेगुलर शेप की होती है, ठीक है। और ये बाइकॉन्केव मिरर शेप की होती है RBC हमारी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारे प्लेटलेट्स हैं, WBC रेड ब्लड सेल्स। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हार्ट। अब हार्ट की बात करेंगे। अब देखो, हार्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे लोकेशन ऑफ द हार्ट, तो जो कि क्या था, ये कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द चेस्ट, स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, यानी यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रही है ये चेस्ट के दोनों लंग्स के बीचों बीच है। तो ये क्या है, हमारा हार्ट है ये। और सराउंड किससे होती है, एक प्रोटेक्टिव सैक से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और इसमें एक फ्लूइड भी होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और इसका जो साइज़ होता है वो होता है फिस्ट के समान, एक मुट्ठी के समान होता है इसका साइज़ हार्ट का। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। और स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, अब जैसे कि ये जो पॉइंट्स है मैंने अपने स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में देखो क्या होगा यहाँ पे, कि चैम्बर हैं ये, ठीक है। चैम्बर, एंड कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे पहले मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको। एक होती है मस्कुलर वॉल। मस्कुलर वॉल यानी हमारा जो हार्ट है वो 3 लेयर का बना होता है, जिसमें आउटर पेरिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम और इनर एंडोकार्डियम, ये सारी चीज़ों से मिलकर जो है ये बना होता है, ठीक है, हार्ट वॉल्स। उसकी जो बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और फ्लूइड कौन सा होता है, फ्लूइड होता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे नोड के काम करेगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऐसे नोड और AV नोड काम करता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा यहाँ पे, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन जब करता है हार्ट तो अलग शेप होती है, रिलैक्सेशन में अलग शेप होती है। तो ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे नोड को हम पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। पेस मेकर हमारा एक लिथियम, जो उसमें तार होता है ना, वो लिथियम का बना होता है पेस मेकर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। फिर आता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है उसको कैरी करती है, ये डिलीवर करती है ये। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये डिलीवर करेगी टू द हार्ट मसल्स में, और वाया द लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज, जिसकी देखो यहाँ पे होगा कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज जो होती है
यहाँ पे तो ये ऐसे नोड होता है, वो इसमें दे नहीं रखा है, इसमें नहीं दे रखा है। तो ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होती है। कोरोनरी आर्टरी में एक ऑक्सीजन रिच आर्टरी है, तो ऑक्सीजन तो होगी, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है डिलीवर करेगी हार्ट मसल्स से लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज में, ठीक है। और इट नीड्स टू फंक्शन द हार्ट विद द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखना। अब जैसे कि आ रहा है ये वाला पार्ट, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में ये वाली शेप होती है, ठीक है। इसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब करता है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, तो मस्कुलर वॉल्स इसकी इस शेप की मिलेंगी आपको, ठीक है। ये वाली शेप होगी, ये वाली शेप होगी, ठीक है। और जब, एक मिनट, जब वाल्व ओपन होती हैं, ये क्या हो रहा है, ये जब वाल्व ओपन होंगी, वाल्व ओपन होती हैं, वाल्व्स एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज जब होती हैं, तो उसका ये वाला स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज़ है जो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हार्ट वाल्व्स ओपन एंड क्लोज टू एंश्योर वन वे, जैसे अब ओपन हो रही है और क्लोज हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वन वे फ्लो ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का फ्लो वन वे ही होगा, बैक फ्लो नहीं होगा वहाँ पे, है ना। जब ओपन एंड क्लोज, जिसको हम बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बोलते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाल्व क्या काम करती हैं, वाल्व जो काम करती हैं, ये ब्लड को बैक नहीं आने देती हैं, ठीक है, एक फ्लो में रहने देती हैं, ब्लड उससे बैक नहीं आता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करती हैं, बैक फ्लो को। तो वो किसका काम होता है, वाल्व्स का काम होता है ये। तो द फोर मेजर हार्ट वाल्व्स कौन कौन सी है, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल एंड आयोटिक वाल्व्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चार मेजर वाल्व्स होती हैं इसकी, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल एंड आयोटिक वाल्व्स, जो पता होनी चाहिए आपको। फिर आता है सर्कुलेशन पाथवे, यानी जब ब्लड फ्लो जिस तरीके से करता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ब्लड फ्लो थ्रू टू मेन सर्कुलेशन पाथवे, तभी तो इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, कि एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी एक तो होता है लंग्स से सर्कुलेशन, यानी लंग्स से जो है ब्लड जाएगा। दूसरी चीज़ होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यानी टू एंड फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से जाएगा, बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि पहले तो लंग्स से जाता है, इसका एक डायग्राम है, आप एनसीईआरटी में देखना, एक शॉर्ट डायग्राम दे रखा है कि लंग्स से ब्लड पहले जो है लेफ़्ट आर्ट्रिकल में जाता है, आर्टरी में, उसके बाद लेफ़्ट आर्ट्रिकल से फिर जाता है इधर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद सीधे जाएगा ब्लड बॉडी में, बॉडी के बाद फिर वो राइट आर्टरी में जाएगा, राइट आर्टरी के बाद फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वहाँ से प्योर ब्लड होते होते लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। और लंग्स में जाकर फिर से प्योर ब्लड दोबारा से वही प्रोसेस करता है, तो इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में है। आप लोग जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसमें पूरा पूरा दे रखा है। तो फिर से बता देती हूँ मैं कि लंग्स से प्योर ब्लड लंग्स में जाके एक लेफ़्ट आर्ट्रिकल में, आर्टरी में जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, दैन फिर बॉडी में जाएगा, बॉडी के बाद फिर राइट आर्टरी में जाएगा, दैन फिर लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, दैन फिर जाएगा लंग्स में, इम्प्योर ब्लड लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस जो है दोबारा से फिर से ऐसी होता है, तो ये क्या होता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। तो ये तो है हमारा सर्कुलेशन पाथवे। ये हमारा है ओपन एंड क्लोज वाल्व का जो फंक्शन होता है वो यही है कि ये प्रिवेंट करती है बैक फ्लो को। और फिर है ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे हमारा ऐसे नोट चलेगा, ए बी नोट चलता है, ठीक है। हार्ट पेस मेकर के द्वारा ही ये सब काम यहाँ पे होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पेस मेकर का जो रोल होता है वो ये ऐसे नोट को ही हम पेस मेकर बोल देते हैं। और पेस मेकर में क्या होता है, एक तार वायर होता है जो कि एक लिथियम का बना हुआ होता है, वो डाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे इसके आगे पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया था, ये तो लोकेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट रुकना आप।
अब आएगा हमारा सर्कुलेशन इन द बॉडी। हाँ, अब बॉडी में सर्कुलेशन एक तो होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन और कैपिलरी बेड्स। तो ये सारी चीज़ें तो बताइए कि बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, तो उस चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसे कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक में हम पढ़ेंगे द हार्ट पम्प्स, यानी हार्ट पंप करेगा एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द आउटा एंड आउट टू द बॉडी टिश्यू। ये वही वाला प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो फिर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन डिलीवर करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि रिमूव कर देगा वेस्ट प्रोडक्ट, क्या चीज़, CO2। सिस्टमैटिक में वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, अभी बताया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन देखिए क्या होता है, यहाँ पे ब्लड जो है फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल से, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से जो हार्ट के यानी राइट वेंट्रिकल से थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग्स, फिर लंग्स में ब्लड पिकअप करेगा ऑक्सीजन को एंड रिलीज कर देता है वहाँ पे CO2 को, देन रिटर्न्स टू द लेफ्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट। अब देखो मुझे ना यहाँ पे डायग्राम देना चाहिए था, मैंने डायग्राम नहीं दिया है यहाँ पे। कोई बात नहीं, तो आप लोग ऐसा करना, NCERT में एक डायग्राम दे रखा है, एक वैसा डायग्राम है जैसे ये लेफ़्ट आर्टरी, जैसे लेफ़्ट आर्टरी है ना ये, अब ऐसे बता नहीं पा रही हूँ मैं, एक मतलब वैसा है, डायग्राम नहीं है वो, लिखने की तरह है वो, जो थोड़ा सा शॉर्ट डायग्राम में लिख देती है ना, इस तरीके से दे रखा है वो, थोड़ा सा एरो देकर दे रखा है। मैं इसमें ऐसा करूँगी, पेस्ट कर दूँगी मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आप बस ऐसे ही समझ लो, वरना अगर 10th की बुक होगी आपके पास, तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ उसमें से देख लेना। 9th में तो नहीं मिलेगा, या 9th में देखना, 9th और 10th, वैसे 10th में मिलेगा। मैंने 10th की बुक में देखा है कि वो डायग्राम जो है वो डायग्रामेटिक डायग्राम दे रखा है वो, ठीक है। इमेज वैसी है, वैसा लिखने वाला है, जैसे राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, इस तरीके से लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वो देखना, वो थोड़ा सा शॉर्ट में है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, इन्हीं दोनों सर्कुलेशन जब ये काम करते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे माइक्रो सर्कुलेशन एंड कैपिलरी बेड्स। तो माइक्रो सर्कुलेशन यानी इस स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, जो फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल, जो कि अभी आपको इससे पहले पढ़ाया है। ये क्या करती हैं, दिस इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ माइक्रो वेसल्स एंड इंश्योर करती हैं सेल्स को थ्रू आउट द बॉडी एंड रिसीव द रिसोर्सेज दे नीड, मतलब जो जो बॉडी के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ों की क्या करती है, रिसीव कर लेते हैं, ये बॉडी हमारी रिसीव कर लेती है जिन चीज़ों की हमारी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा माइक्रो सर्कुलेशन, ठीक है। माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब कैपिलरीज से रिलेटेड है कि वो एक्सचेंज कर लेती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ब्लड एंड द बॉडी सेल्स के बीच, ठीक है। कैपिलरी बेड्स क्या होती हैं, ये डेंस नेटवर्क होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे नेटवर्क, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे नेटवर्क होता है वहाँ पे। तो डेंस नेटवर्क होता है सराउंड सेल्स और टिश्यूज़ के सराउंड होती हैं। सेल्स और टिश्यूज़ मतलब क्या होती है कि इतना ज़्यादा नेटवर्क होता है उन कैपिलरीज़ का कि वो सेल्स और टिश्यूज़ इन सब में वो कैपिलरीज ही होती हैं, और ये मैक्सिमाइज़ करती हैं सरफेस एरिया को, सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया को घेरती हैं डिफ्यूजन के लिए और ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ब्लड एंड द सेल्स, यानी इन सब चीज़ों को क्या करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये हो जाता है हमारा कैपिलरी बेड्स। मुझे यहाँ पे डायग्राम देना चाहिए था कुछ, तो फ्रेंड्स अगर कोशिश करूँगी मैं, अगर मैं दोबारा से इस टॉपिक को दोबारा से लेके आऊँ तो, वरना मैं अलग से इसका डायग्राम आपको यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग के पास बुक हो तो प्लीज़ आप लोग बुक देखना, ठीक है, डायग्राम देख लेना उसमें। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ दे रखा है, स्पंजेस एंड हाइड्रा में सर्कुलेशन किस हिसाब से होता है वो बताया है यहाँ पे कि किस हिसाब से होता है। कोई स्पंजेस में सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम है, वाटर फ्लो करता है उनके पोर्स के थ्रू। ये जो है ये इसका डायग्राम दिखा रही हूँ मैं, ये है स्पंजेस और हाइड्रा, यहाँ पे ये बताया गया है।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं डेवलप्ड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर सर्कुलेशन। चीज़ें वही दे रखी हैं कि सर्कुलेशन करने के लिए उनके टिश्यूज़ एंड ऑर्गन सिस्टम होते हैं। स्पंजेस एंड हाइड्रा बीइंग सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ही कैसे होते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। स्पंजेस में वाटर फ्लो थ्रू अ सीरीज ऑफ पोर्स एंड चैनल्स, यानी इसमें क्या होते हैं, पोर्स मिलेंगे आपको स्पॉन्जेस में क्या मिलेंगे, पोर्स एंड चैनल्स, जो कि क्या काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करेंगे, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट का एक्सचेंज करते हैं। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा एक रेडियल सिमेट्री होती है, एक सिंपल डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी स्पॉन्जेस में तो एक सीरी पोर्स के थ्रू यहाँ पे होता है, पोर्स एंड चैनल्स के थ्रू वाटर फ्लो होता है। हाइड्रा जो होता है ये एक रेडियल सिमेट्री होती है, एक सिंपल डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हाइड्रा कैसा एक रेडियल सिमेट्री होती है और उसमें सिंपल क्या होगा, उसका डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें सिंपल काम करेगा और फ्लूइड्स भी जो है वो बॉडी कैविटी की तरफ के थ्रू मूव हो जाएंगे, फ्लूइड्स मूव थ्रू द बॉडी कैविटी। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो हाइड्रा है वो सिंपल प्रोसेस, मतलब वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, रेडियल सिमेट्री होगी बट उसमें सिंपल है डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसका जो फ्लूइड है वो कहाँ, बॉडी कैविटी के थ्रू वहाँ पे मूव करेगा फ्लूइड। स्पॉन्जेस में क्या होता है कि इसका बेसिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और वाटर फ्लो करता है पोर्स के थ्रू, है ना, पोर्स और चैनल के थ्रू। और मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन सिस्टम टू इफिशिएंटली सर्कुलेट ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स थ्रू आउट द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट होता है, एक मिनट, कहाँ गया वो, हाँ ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे में कुछ इम्पोर्टेंट क्या, मतलब ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ये लेके आई थी पल्स रेट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मतलब कुछ पल्स रेट में क्या है, जैसे कि अभी हमने बताया कि फॉल करती हैं 60 to 80 पर मिनट, मतलब वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज बताई गई है देखो पल्स रेट की, वो होती है 72 से 80 बीट्स पर मिनट, ठीक है, पल्स रेट की। सिग्निफिकेंस क्या होता है पल्स रेट का, इंडिकेटर किस चीज़ का है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड ओवरऑल फिटनेस को दर्शाता है। मॉनिटरिंग करता है क्या, रेगुलर मॉनिटरिंग जो है पल्स रेट की वो ज़रूरी है हमारे किसमें, फिजिकल कंडीशंस एंड एक्सर्शन लेवल के लिए। मतलब अगर हम बार बार हमें जो है उसको कंट्रोल भी रखना हो, मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या है, ज़रूरी भी होती है पल्स रेट, एक फिज़िकल कंडीशन को असेसिंग करती है, हमारे फिज़िकल कंडीशन एंड एक्सर्शन लेवल को, ये क्या करती है, उस चीज़ को ना मॉनिटरिंग करती है ये, ठीक है। अगर हम जैसे कि हम अपना बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें क्या है, एक मेज़रमेंट इसका मेजर करते रहें तो हमें पता चलता रहता है। ऐसे ही क्या होता है कि एक नॉर्मल रेंज होती है पल्स रेट की 72 से 80 बीट्स पर मिनट होती है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में ये क्या करती है, एक इंडिकेटर है ये, और इसका रेगुलर मॉनिटरिंग से क्या होता है, एक रेगुलर मॉनिटरिंग इसकी ज़रूरी होती है और फिज़िकल कंडीशन के लिए एंड एक्सर्शन लेवल के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने आपको बताया कि प्योर ब्लड जहाँ पर फ्लो करता है वो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारा ब्राइट रेड इन कलर होता है, ऑक्सीजन से भरपूर होता है और फ्लो करता है वो लंग्स से हार्ट में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये हमारा, इसमें ऑक्सीजन तो कम होगी, ठीक है, ये डार्क रेड होता है, ये होता है ब्राइट रेड, ये होता है डार्क रेड, ठीक है, और ये बॉडी से लंग्स में जाएगा, यानी ट्रैवल करता है बॉडी से लंग्स में, इम्प्योर ब्लड। आर्टरीज और वेन्स, तो आर्टरी अभी बताइए कि आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा, और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे जो है पूरी बॉडी से ब्लड वापस हार्ट में जाता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपसे डिस्कस करी थी। तो यहाँ तक का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग उसको पढ़ना और प्लीज़ कमेंट में करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये चैप्टर आपको कैसा लगा। ये क्लास 7th का था, ठीक है, क्लास 7th का था, और ये पूरा NCERT से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे करके लाई थी टॉपिक।
जो टॉपिक अभी आपके बचे हुए हैं इसी चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसी से ही रिलेटेड होगी, इसी चैप्टर से रिलेटेड होगी। और अभी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें मैंने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने पढ़ाया है, ब्लड के बारे में पढ़ाया है। अब इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब इसके बाद जो चैप्टर होगा वो फिर हमारा चैप्टर 13 या 14 होगा, यानी अब हम लोग ये क्लास 7th का फिनिश करने के एंड पर चल रहे हैं। मैंने इससे पहले जो भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, अब मैं यहाँ पे अपने खुद के नोट्स को यहाँ पे एक प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के रूप में। तो प्लीज़ आप लोग उसको पढ़ना। जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में करके बताना, क्योंकि मैं और भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो अब फेस टू मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, यहाँ पे मैं पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, तो डिफरेंस थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स में करके बताना कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा मेरी कमी क्या है, अपनी मैं कमी को दूर कर पाऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग उसको पढ़ना, और जो भी आपको कमी लग रही हो तो कमेंट्स में करके अपने कमेंट्स ड्रॉप करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करेंगे वीडियो को तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग को जो भी कमी लग रही है वो आप लोग बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको पूरा करने की। कि अगर मुझसे कोई भी पॉइंट मिस हो गया है या कुछ हो गया है तो प्लीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना, तो मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।